रतन टाटा। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़े उद्योगपति, है ना? पर ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की है जिनकी विरासत को दौलत से तौलना मतलब नामुमकिन है। साल था 1991। जेआरडी टाटा, जिनकी सेहत अब उनका साथ नहीं दे रही थी, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नाम तय कर लिया था। उन्होंने रतन टाटा को बुलाया और सिर्फ इतना कहा, मैंने तय किया है कि तुम्हें मेरी जगह लेनी चाहिए। बस यही वो पल था जिसने भारतीय इंडस्ट्री का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब देखिए, ये फैसला इतना आसान नहीं था। कंपनी के अंदर कई बड़े और सीनियर लोग थे जो इस कुर्सी के दावेदार थे। तो जाहिर है, जब रतन टाटा का नाम सामने आया तो सबके लिए, मतलब सबके लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। एक नई चुनौती, एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक लीडर जो स्वभाव से काफी शांत माने जाते थे, उन्होंने टाटा ग्रुप को एक इंडियन जायंट से ग्लोबल पावर बना दिया? और सिर्फ बनाया ही नहीं, बल्कि उसमें इंसानियत और करुणा को भी सबसे ऊपर रखा। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, एक दूरदर्शी की जीत। ये हिस्सा है अपमान से उठकर इतिहास लिखने का, और ये रतन टाटा की कमाल की स्ट्रैटेजी को दिखाता है। इसकी शुरुआत हुई एक पैशन प्रोजेक्ट से, टाटा इंडिका। ये भारत की पहली पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन की गई कार थी। मतलब एक बहुत बड़ा सपना था ये। लेकिन शुरुआत में इसकी सेल्स उतनी अच्छी नहीं रहीं, और इसी नाकामी ने एक ऐसी मीटिंग की नींव रखी जो आगे चलकर इतिहास का एक अहम हिस्सा बन गई। साल 1998, रतन टाटा अपनी कार डिवीजन को बेचने के लिए फोर्ड के पास अमेरिका गए। वहां कहते हैं कि उनका काफी अपमान हुआ। फोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि वो ये डिवीजन खरीदकर उन पर एक एहसान कर रहे हैं। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। ठीक 9 साल बाद 2008 में, जब फोर्ड खुद दिवालिया होने की कगार पर थी, तब वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि रतन टाटा ने फोर्ड के उन्हीं 2 आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। और देखिए, ये सिर्फ कोई बदले की कहानी या इमोशनल जीत नहीं थी, ये एक ब्रिलियंट बिजनेस मूव था। टाटा के लीडरशिप में आने के बाद JLR का रेवेन्यू तो जैसे आसमान पे पहुंच गया। आप देखिए, 2011 में जो करीब 10 बिलियन पाउंड था, वो 2018 तक बढ़कर लगभग 26 बिलियन पाउंड हो गया। मतलब जबरदस्त कमबैक था ये। ठीक है, तो ये तो थी बिजनेस की दुनिया की सफलता। लेकिन अब उस पल पर आते हैं जिसने उनके लीडरशिप के एक बिल्कुल अलग पहलू को दुनिया के सामने रखा। एक ऐसा संकट का समय जब उन्होंने मुनाफे से कहीं आगे लोगों को रखा। तारीख थी 26 नवंबर 2008, 26/11, मुंबई के इतिहास का वो सबसे काला दिन। जब आतंकवादियों ने शहर पर हमला किया तो उनका एक मुख्य निशाना था ताजमहल पैलेस होटल। उस वक्त पूरे देश की नजरें वहीं पर टिकी हुई थीं। ये सिर्फ एक होटल पर हमला नहीं था, ये भारत के दिल पर हमला था। ऐसे मुश्किल वक्त में जब ज्यादातर बड़े चेयरमैन अपने ऑफिस से ही सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं, रतन टाटा ने कुछ और ही किया। वो खुद वहां मौजूद थे, और उनका पहला सवाल ये नहीं था कि नुकसान कितना हुआ है। उनका पहला सवाल था, क्या सब लोग सुरक्षित हैं? वो 3 दिन तक उस जलते हुए होटल के बाहर खड़े रहे। ये अपने आप में उनकी गहरी हमदर्दी का सबूत था। उनका जो रिएक्शन था, वो आज दुनिया भर में क्राइसिस मैनेजमेंट की एक मिसाल बन चुका है। मतलब एक केस स्टडी है। क्या किया उन्होंने? फ्रंट से लीड किया, लोगों को प्रॉफिट से ऊपर रखा, और मदद सिर्फ अपने कर्मचारियों तक ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान तक पहुंचाई जो उस हमले से प्रभावित हुआ था। यही उनकी स्ट्रैटेजी का कोर था। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थी, एक्शन भी लिया गया। हमले के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट बनाया गया, और इसका मकसद सिर्फ टाटा ग्रुप के लोगों की मदद करना नहीं था, बल्कि आतंक से प्रभावित हर भारतीय नागरिक की मदद करना था। और उन्होंने जो वादे किए वो सच में अभूतपूर्व थे। सोचिए, जिन कर्मचारियों की जान गई, उनके परिवारों को पूरी जिंदगी उनकी लास्ट सैलरी देने का वादा, उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च, चाहे वो दुनिया में कहीं भी पढ़ें, पूरे परिवार के लिए लाइफ टाइम मेडिकल सुविधाएं। इतना ही नहीं, जो वेंडर्स थे, रेलवे के कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, उन तक भी मदद पहुंचाई गई। 26/11 हमले में बचे एक व्यक्ति ने कहा था, उनकी आंखों में सबसे ज्यादा दया है, और उन्होंने हमें जो भरोसा दिया वो सिर्फ कोई वादा नहीं था, वो अपने शब्दों के पक्के थे। ये शब्द अपने आप में सब कुछ कह देते हैं।
उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली लीडरशिप की पहचान संकट में ही होती है। तो ये तो थे रतन टाटा द लीडर। अब जरा उस साम्राज्य के पीछे के इंसान को भी जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसमें कई विरोधाभास हैं, जहां उनकी पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में काफी फर्क नजर आता है। देखिए, एक तरफ तो वो एक ग्लोबल बिजनेस एम्पायर के चेयरमैन थे, जिसने जगुआर, लैंड रोवर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को खरीद लिया, और दूसरी तरफ ये वही इंसान थे जिन्होंने अपना करियर टाटा स्टील की गर्म भट्टियों पर काम करते हुए शुरू किया था। वो खुद मानते हैं कि उन्हें अकेले रहना ज्यादा पसंद है। और एक दिलचस्प बात, उनकी शादी भी लगभग तय हो गई थी, लेकिन 1962 की भारत-चीन जंग की वजह से वो हो नहीं पाए। और ये सब हमें उनकी विरासत के सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है। एक ऐसी विरासत जो अरबों खरबों की दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी है, और वो है समाज को वापस देने की सोच। देखिए, टाटा ग्रुप का ये उसूल कोई नया नहीं है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। उनका मानना है कि कंपनी जो भी मुनाफा कमाती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए वापस जाना चाहिए। रतन टाटा ने इस विरासत को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि इसे और भी मजबूत किया। और उनका असर जमीन पर दिखता है। ये सिर्फ पैसे दान करने तक सीमित नहीं है। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, हेल्थ केयर में टाटा मेमोरियल जैसा वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल बनाया, और हजारों लाखों लोगों को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। तो चलिए इस चर्चा को रतन टाटा के ही एक विचार के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं, लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही जंग खत्म कर देती है। ठीक उसी तरह इंसान को कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सोच ही खत्म कर सकती है। ये लाइन उनके पूरे जीवन के फलसफे को बयां करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी असली ताकत हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।